बायो नाइट क्लास में आपका स्वागत है। तो कल आप पढ़े थे जीवों के जीव जनन का वर्गीकरण। आज उसी वर्गीकरण का हम लोग एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे, देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले पीडीएफ की मदद से देख लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है जीवों में जनन का। पहला पॉइंट है जीवन अवधि, जिसे हम कहते हैं लाइफ स्पेन। जीवन अवधि लाइफ स्पेन किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। उसके बाद जनन पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम पहले ये देखते हैं क्या कि जीवन अवधि लाइफ स्पेन कहते किसे हैं। चलिए पेज निकाल लेते हैं, उस पेज के मदद से हम लोग समझेंगे कि जीवन अवधि क्या है। चलिए तो पहला पॉइंट बनता है जीवन अवधि लाइफ स्पेन। जीवन अवधि या लाइफ स्पेन कहते किसे हैं ये समझ लीजिए। जैसे मानव का जन्म हुआ और उसका मृत्यु हो गया, तो उसके जन्म से लेकर और मृत्यु तक को जो समय हुआ उसी को जीवन अवधि कहते हैं। तो संसार में जो भी जीव है उसका जन्म होता है और मृत्यु होता है। अमर कोई नहीं है, केवल एक कोशिकीय छोड़कर। तो सबका मृत्यु फिक्स है और जन्म भी फिक्स है। तो उसी को जीवन अवधि किसे कहते हैं कहेंगे क्या डेफिनेशन में हम बोलेंगे क्या जीवन अवधि किसे कहते हैं। तो कहेंगे किसी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को या काल को जीवन अवधि या लाइफ स्पेन कहते हैं। तो लाइफ स्पेन कहते किसे हैं? तो किसी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। चलिए तो जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या मानव का जीवन अवधि, मनुष्य या मानव का जीवन अवधि कितना होता है? तो 60 से 65 वर्ष होता है। यह औसतन बताए। इससे पहले भी मानव डेथ कर जाते, कोई बीमारी के कारण, एक्सीडेंट के कारण, या कोई 100 वर्ष जी जाते हैं, कोई 80 वर्ष जीते हैं, लेकिन औसतन 60 से 65 वर्ष जीते हैं। तो इसीलिए मानव का औसत जीवन या मानव का जीवन अवधि कितना होता है? 60 से 65 वर्ष। हम कुछ सारणी में देख लेंगे कि किस किस जीव का जीवन अवधि कितना कितना होता है। जैसे हाथी का लाइफ स्पेन 65 वर्ष होता है, गुलाब का 60 वर्ष होता है, कुत्ता का 25 वर्ष होता है, तितली का 1 से 2 सप्ताह होते हैं, कौवा का 15 वर्ष होता है, केला का 25 वर्ष होता है, गाय का 26 वर्ष होता है, तोता का 140 वर्ष होता है। तो इसके अलग अलग किस्म भी होते हैं। जैसे तोता का अलग किस्म होता है, अलग प्रजाति होते हैं, और उसके बाद गाय की अलग प्रजाति होते हैं। तो अलग अलग प्रजाति होते हैं, तो उसमें जीव भी अलग अलग तरीका उसका भी जीवन। जैसे कुछ तोता 60 वर्ष में ही उसका मृत्यु हो जाता है, और अधिकतम उसका जीवन अवधि 140 वर्ष। तो लिख दी यहाँ पर 140 वर्ष उसका अवधि तोता का होता है जीवन अवधि। मगरमच्छ का 60 वर्ष, घोड़ा का 50 वर्ष, मक्खी का 6 महीना, और उसके बाद धान्य चावल का 3 महीना, उसके बाद कछुआ का 200 वर्ष और बरगद का पेड़ का 200 वर्ष तक। ये सब इसका जीवन अवधि होता है। तो
जीवन अवधि हमको ये बताता है कि जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के जो समय हुआ उसको हम लोग क्या बोल देंगे बाबू, जीवन अवधि बोल देंगे, लाइफ स्पेन बोल देंगे। इससे ये स्पष्ट मिलता है, एक चीज स्पष्ट होता है क्या, जीवन अवधि में कि जीवों को मृत्यु तो फिक्स है, जो भी जन्म लिया उसका मृत्यु क्या है, फिक्स है। तो हम लोग अभी कैसे अस्तित्व में है, अन्य जीव गाय भैंस घोड़ा बकरी ये सब अस्तित्व में कैसे है, तो इससे एक पॉइंट बनता है कि इसका अस्तित्व कैसे बना है। इसका एक पॉइंट हम लोग बनता है कि किस कारण से मानव अभी अस्तित्व में है, अन्य कोई जीव अस्तित्व में है। तो इसका एक ही पॉइंट है, वो पॉइंट है जनन। जनन के कारण, रिप्रोडक्शन के कारण मानव अपनी या अन्य जीव अपनी अस्तित्व को बनाए रखा है। क्योंकि हम जानते हैं केवल अमीबा छोड़कर, एक कोशिकीय छोड़कर धरती पर जितने भी जीव हैं उसका मृत्यु फिक्स है। चलिए, तो वो अपने अस्तित्व को कैसे कायम रखता है, तो एक ही माध्यम है जनन। जनन के माध्यम से वो अपने अस्तित्व को, अपने जाति को कायम रखता। तो हम जनन का डिफिनेशन, रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन हम लोग समझेंगे। जनन किसे कहते हैं, तो कहेंगे जब कोई जीव अपने जाति को कायम रखने के लिए अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करता है उसे जनन कहते हैं। चलिए, तो हम लाइफ स्पेन से एक पॉइंट सीखे कि धरती पर जीवन को अस्तित्व में रखने के लिए, जीव को जीवित रहने के लिए एक चीज जरूरी है, वो है जनन। तो भाई जनन किसे कहते हैं, तो जनन किसे कहते हैं, कहेंगे जब कोई जीव अपने जैसे या अपने जाति को कायम रखने के लिए अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जनन का अगर हम बात करें तो जनन दो तरीका से होता है। जनन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। जनन जो होती है, रिप्रोडक्शन होती है, वो धरती पर जितना भी जीव है अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए जनन करती है। और जनन होती भी है तो दो प्रकार की होती है। एक होती है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, तो दो पॉइंट होती है, दो प्रकार के जनन करती है। एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। चलिए देखिए, जनन दो प्रकार की होती है, लैंगिक और लैंगिक। नाम ही स्पष्ट है, लैंगिक। लैंगिक मतलब क्या हुआ, यहाँ अलैंगिक है। जो लैंगिक नहीं होगा वो क्या होगा, अलैंगिक होगा। कहने का मतलब, इसमें अगर हम बात करें अलैंगिक, जिस तरीका से लैंगिक हम लोग जानते हैं कि लैंगिक जनन जो करती है उसमें वृषण होना चाहिए, अंडाशय होना चाहिए, उसके बाद स्तन ग्रंथि, ये सब लैंगिक में दर्शाती है, दो विपरीत जनन। इसमें ये सब नहीं होगा। मतलब क्या, लैंगिक जो नहीं होगा वो कौन सी होगा, अलैंगिक।
तो इसका डिफिनेशन अगर बात करें कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो जिसमें एक जनक भाग लेती है। कितने जनक भाग लेती है? एक जनक भाग लेती है। मतलब एक अकेला जीव नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं, अलैंगिक रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे हम लोग जान लेते हैं अमीबा के बारे में। किसके बारे? अमीबा। अब देखिए, अमीबा एक जीव है, उसमें केंद्रक होती है और केंद्रक में हम लोग जानते हैं डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। अमीबा जब परिपक्व अवस्था में होती है, जैसे अमीबा है, मानिए कि ये अमीबा है, अमीबा ऐसे रहता है। और जब ये वयस्क होने लगता है, ये परिपक्व होने लगता है, तो धीरे धीरे इसका केंद्रक धीरे धीरे वृद्धि करने लगता है और ऐसे ऐसे करके दोनों भाग इसका कोशिका द्रव जो कोशिका होता है चिपकने लगता है, धीरे चिपकते टूटकर दो बन जाता है, जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब क्या होता है, ये परिपक्व होने लगता है और परिपक्व होने के बाद ये टूटने की अवस्था में आता है, तो इस तरीका से अमीबा ऐसे हो जाता है। इसका केंद्रक भी इस तरीका से ऐसे करके संकीर्ण होकर लंबा हो जाती है, लंबा संकुचित होकर लंबा हो जाती है और फिर जाकर ये एक से दो भागों में टूटकर अलग अलग अमीबा क्या कर लेती है? रचना कर लेती है। एक अमीबा से दो अमीबा बन जाती है। तो इसमें हुआ क्या? अब देखिए, जैसे कि अलैंगिक जनन में क्या होती है, एक जीव रहती है और एक जीव रहती है, जैसे इसमें जो इंफॉर्मेशन, क्योंकि डीएनए के ही कारण किसी जीव की उसकी आकार, आकृति, संरचना बनती है। तो जब यह दो भागों में बढ़ती है तो एक दूसरे के समरूप, क्योंकि समान ही डीएनए इसमें ही गया, समान डीएनए इसमें ही आया, तो कोई चेंजिंग नहीं होती है। कहने का मतलब हुआ कि अलैंगिक जनन जो उत्पन्न संतति होती है वो सेम टू सेम एक दूसरे के क्या होंगे? समान होंगे। तो अलैंगिक जनन में कहते हैं, क्या डिफिनेशन कहते हैं कि जिसमें एक जनक भाग लेती है उसे क्या कहते हैं बाबू? अलैंगिक जनन कहते हैं। दूसरा, अगर बात करें अलैंगिक जनन के बारे में, तो इसमें हम समझ गए जिसमें एक जनक भाग लेती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। दूसरा, अगर बात हम करें इसकी विशेषता या इसकी पॉइंट की अगर बात करते हैं, तो इसमें आनुवांशिक स्तर से देखिए डीएनए समान ही है, आनुवांशिक स्तर एवं आकीरिकी रूप से समान होती है और यही समानता इसको क्या कहलाता है? क्लोन कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोन। क्लोन किसे कहते हैं? क्योंकि आकीरिकी रूप से इसका आकार तथा आनुवांशिक रूप से दोनों समान होता है, इसीलिए अलैंगिक जनन की उत्पन्न संतति को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, यह जीव गुणन की तीव्र प्रक्रिया, तीसरा पॉइंट अगर हम लोग जाने, इसमें तीसरा विशेषता क्या होता है? यह गुणन की तीव्र प्रक्रिया इसमें होती है। गुणन करने की क्षमता तीव्र होती है, मतलब जनन करने की क्षमता इसमें तीव्र होती है। अब हम इधर लैंगिक जनन में कुछ पॉइंट समझ लेते हैं कि लैंगिक जनन में क्या होती है। लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक होती है, जैसे कि हम लोग समझ लेते हैं कि पुरुष हो गया और इधर क्या हो गया? मादा होगी पुरुष में और इधर महिला। पुरुष में नर युग्मक होता है, नर होते हैं और महिला में क्या होते हैं? मादा होते हैं। और हम लोग जानते हैं नर में क्या पाया जाता है? वृषण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वृषण पाया जाता है। और मादा में कौन सी पाया जाता है? अंडाशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंडाशय। वृषण से जब युग्मक का निर्माण होता है तो क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। और मादा में अंडाशय में जब युग्मक का निर्माण होता है तो अंडाणु बनता है। क्या बनता है? अंडाणु। और जब यह अंडाणु और शुक्राणु फर्टिलाइजेशन निषेचन करती है तो क्या बन जाता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। तो इसमें लैंगिक जनन में क्या होती है कि हम लोग जानते हैं कि मेल में कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र होते हैं और फीमेल में भी 46 गुणसूत्र होती है। लेकिन वृषण में जब शुक्राणु बनती है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन के कारण, किसके कारण? अर्धसूत्री विभाजन के कारण
46 गुणसूत्र में 23 गुणसूत्र ही आता है, और मादा युग्मक में अंडाशय से अंडाणु बनने में अठसूत्री विभाजन के कारण 46 में से 23 ही गुणसूत्र अंडाणु होता है। तो जब ये अंडाणु शुक्राणु मिलती है तो 23 कितना हो जाता है युग्मक, 46 गुणसूत्र हो जाता है। अब इसमें हम देखें कि अलैंगिक जनन में जो था जीव का निर्माण जिस अमीबा में ही बना था, अभी अमीबा की संरचना हम लोग देखें तो एकदम सेम टू सेम अपने जनक के समान था, और यहाँ इसमें अपने जनक के समान नहीं बने, विभिन्नता पाया गया। इसका रीजन क्या हुआ, क्योंकि इसमें दो विपरीत जनक थे, इनका गुणसूत्र अलग था, 46 गुणसूत्र है, इनका आधा आधा गुणसूत्र आया, जिसके कारण जो संतान हुआ इसमें भिन्नता पाया गया, क्योंकि अनुवांशिक स्तर इसमें समान नहीं पाई जाती। इसी कारण लैंगिक जनन करने वाले जीव में विभिन्नता होती है, एक जीव दूसरे जीव से भिन्न होती है। तो आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। हम लोग आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि अलैंगिक जनन के प्रकार, क्या देखते हैं, अलैंगिक जनन के प्रकार। तो अलैंगिक जनन के प्रकार हम लोग जानेंगे तो 6 प्रकार होते हैं। हम पीडीएफ की मदद से अब आगे देखेंगे इसके सभी प्रकार के विभाजित कर लेते हैं। चलिए तो देखिए, पहला अगर पॉइंट हम बात करें जीवन अवधि, क्या समझेंगे बाबू, जीवन अवधि किसे कहते हैं, तभी तुरंत पढ़े हैं कि किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु, किसी जीव की जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं, लाइफ स्पेन कहते हैं। जैसे तोता का 140 वर्ष, केचुआ का कितना होता है, 200 वर्ष जीवन अवधि होता है। अभी तुरंत हाथी की बताए, गुलाब की बताए, तो सब बताएं, उसमें बताएं, ये सब आप लोग पीडीएफ की मदद से HW समझिए और बनाकर आप लोग नोटबुक नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट आप लोग समझे थे जनन के बारे में, किसके बारे में पढ़े थे, जनन के बारे में। तो ये जनन क्या होती है, जनन किसे कहते हैं, तभी तुरंत सीखे थे कि जीवों द्वारा अपने समान संतति को या संतानों को उत्पन्न करना या अस्तित्व में बनाए रखना क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। जनन किसे कहते हैं, हम अपने अस्तित्व को, मानव अपने या अन्य जीव अपने अस्तित्व को बनाने के लिए अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू, जनन कहते हैं। जनन अगर बात करें 2 प्रकार की होती है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि जब कोई जीव एक ही जनक द्वारा अपने समान जीवों को उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया, वो सब तो देखे ही, ईस्ट अमीबा देखे। तो ईस्ट अमीबा जो अलैंगिक जनन करती है, कहने का डेफिनेशन क्या आती है, याद धरिएगा। अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव से नए जीव का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। या ऐसे बोलिएगा, जब कोई जीव एक ही जनक के द्वारा अपने समान जीवों को उत्पन्न करता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन की हम लोग विशेषता जानेंगे। पहला विशेषता, यह एक कोशिकीय होती है। अलैंगिक जनन, जो जीव एक कोशिकीय, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, कुछ कवक भी होते हैं और कुछ पादप भी होते हैं। तो जो एक कोशिकीय होती है उसमें पहला क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। क्लियर। दूसरी बात, इसमें युग्मक का संलयन नहीं होता। जैसे उसमें लैंगिक जनन में नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु का संलयन होता है, उसी तरह इसमें युग्मक का संलयन नहीं होता है। तीसरा हम लोग देखेंगे क्या, इसमें समानता एवं असमानता दोनों पाई जाती है। इसमें समानता भी पाई जाती है और कुछ असमानता भी पाई जाती है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, कहेंगे क्या, इसमें संततियों अनुवांशिक स्तर से जनक के समान होता है। देखिए डीएनए, क्योंकि उसमें देखिए जिस तरीका से केवल डीएनए 2 भागों में विभाजित हो गया, तो अपने जनक के समान संतान में भी जनक एवं संतान में अनुवांशिक स्तर से समानता पाई जाती है, कोई भिन्नता नहीं पाई जाती है। इसमें जीन एवं क्लोन दोनों भाग लेते हैं। क्लोन समझे कि आकृति एवं संरचना रूप से जो समान पाई जाती है उसे क्लोन कहते हैं। तो क्लोन समझ ही गए,
कोलन समझ गए आप लोग। यह गुणन की तीव्र विधि है, ये जनसंख्या खूब तुरंत बढ़ा रही है। अलैंगिक जनन की क्रिया तुरंत हो जाता है। अलैंगिक जनन बहुत तीव्र से होती है, जैसे दूध से दही बनता है। तो अलैंगिक के जनन स्त्री में होती है, जिसके कारण पूरे दूध में फैलकर दही मतलब दूध से दही बन जाती है। कहने का मतलब कि यह जनन की तीव्र प्रक्रिया होती है अलैंगिक जनन। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके प्रकार के बारे में। इसका प्रकार अगर हम लोग जानेंगे तो अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन कुल मिलाकर 6 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः इसमें अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला बात करेंगे तो विखंडन या विभाजन फिजन कहते हैं। दूसरा बीजाणु जनन, मुकुलन हो गया, खंडन हो गया, पुनरुद्भवन होगा, कायिक जनन हो गया। तो ये सारा पॉइंट हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में भाग 2 में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।